इज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग के पढ़ने पढ़ाने में हमारे दुनिया में कौन कौन से टीचिंग के प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं और किस तरीके से उनको मैक्सिमाइज किया जाता है। तो हमारा ये सेकंड हमारा जो है ये लास्ट चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह आज अगर हम 2 सेशन लेते तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो फिर हम इसका अगर सिंगल सेशन लेंगे तो कल इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये बेसिकली हमें ये सिखाएगा ये चैप्टर के कौन कौन से मेथड्स हैं टीचिंग और लर्निंग के, और कौन कौन से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फॉलो किया जाता है, और उनकी एफिकेसी क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और किस तरीके से किन इलाकों में कौन कौन से प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग रेफर टू द मोस्ट इफेक्टिव research based and widely accepted methods and strategies used across educational system around the world to enhance स्टूडेंट आउटकम्स। ये सबसे पहले इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देख लें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है पूरी दुनिया में उन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है जो कि मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और इसी तरह ओवरऑल ये रिसर्च बेस होते हैं। इसमें जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ सिखाया जाता है, जो कुछ भी एडॉप्ट किया जाता है वो सारा रिसर्च बेस होता है। और ये वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जब आप चले जाएं, ठीक है, तो हर इलाके में ये इसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्ट्रेटजीज को, इन मेथड्स को। और इसके जरिए से क्या होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स का जो आउटकम होता है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव आता है। यानी ऐसा तरीक़ाकार जो बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो, जो कि रिसर्च के जरिए से मतलब आजमाया गया तरीका हो और दुनिया में मुख्तलिफ तरीकों जगहों पर उसको फॉलो किया जाता हो। ऐसे तरीकों को अपनी लाइफ में, अपनी टीचिंग में, अपनी लर्निंग में इनकॉर्पोरेट करना ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कहलाता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वंस ओन एजुकेशन। और ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स की जो आउटकम होते हैं ये उसको बढ़ा देते हैं। ये प्रैक्टिसेस आर इन्फॉर्म्ड बाय पेडागोजिकल रिसर्च, मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स और टीचर के मैकेनिज्म को या उनकी जो रिलेशनशिप हो उसके बारे में जो रिसर्च करते हैं वो इस चीज़ को डेवलप करते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो कि मेजर करते हैं, जो कि गॉज करते हैं कि भाई कौन सी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ज्यादा फायदेमंद है, और मतलब किस चीज को ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरह अपनी जिंदगियों में, अपने एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाता है कि कौन सी चीजें किस इलाके में एक्सेप्टेबल है और कौन सी चीजें कौन से इलाके में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनको भी सामने रखते हुए इन प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया जाता है, और एजुकेशनल सिस्टम जो होते हैं वो उसको एडॉप्ट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, वहां पर लोग उससे फायदा उठा सके। ये यूजुअली इस तरह के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट एजुकेशनल कंट्रीज है, फिनलैंड, सिंगापुर, जापान, कनाडा, चाइना, तो इन इलाकों में जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी पाई जाती है, और इस तरह की बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को वो अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ। उसमें सबसे पहला तरीका ये है, ये सबसे पहले ये याद रखिए, ये आपके सामने कुछ मैं 8-10 मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को शेयर करूंगा। तो अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन सा टीचिंग मेथोडोलॉजी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो आप इन 10 के 10 को वो कर सकते हैं। ठीक है, लर्नर स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना चाहिए, उसमें रिसर्च का इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो इन तमाम को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ पर ये चीजें चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं सिर्फ आपके सामने दोबारा दोहराऊंगा। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन से मुराद ये है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। यहाँ पर जो ज्यादातर जो अथॉरिटीज होते हैं या जो ज्यादातर जो फोकस ऑफ अटेंशन होता है या जो लाइट जो होती है वो सारा जो है ना वो स्टूडेंट पर होता है। एट द कोर ऑफ मोस्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सबसे बेस्ट जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को रखा जाता है। दिस फिलॉसफी रिकॉग्नाइजेस दैट स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन टीचिंग इज
adapted to their interest, learning styles, pace and needs। मतलब ये है कि एक टीचर ने जब पढ़ाना होता है तो वो टीचर क्या करता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखता है, उनके लर्निंग के स्टाइल को देखता है कि क्या वो स्पोकन से अच्छा सीखते हैं, क्या वो रिटर्न से अच्छा सीखते हैं, क्या वो वीडियो से अच्छा सीखते हैं, चाहे क्या वो फॉर एग्जांपल लर्निंग बाय डूइंग से अच्छा सीखते हैं। उनकी रफ्तार के मुताबिक चलता है कि आया वो स्लो पेस्ड लर्नर्स है या फास्ट पेस्ड लर्नर्स है, या उनकी जरूरियात क्या है। तो लर्नर सेंटर से मुराद ये है कि सबसे पहले क्या करते हो आप, हम जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लेसन्स को स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक, उनके डिमांड्स के मुताबिक डिजाइन करते हैं। और उसमें जो टीचिंग की जो मेथडोलॉजीज होती है वो मेथडोलॉजीज भी हम उसकी रफ्तार को, उसकी जरूरियात को, उसके स्टाइल को अपने स्टूडेंट के मुताबिक चेंज करते हैं। ठीक है। इसके अंदर कुछ की एलिमेंट्स है कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे हमारे पास की एलिमेंट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। मतलब ये होता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर स्टूडेंट के लिए एक ही किस्म का लर्निंग मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और सब उसी एक में सीख रहेंगे। नो, आप क्या करोगे, पर्सनलाइज करोगे उसको, उसको आप टेलर करोगे हर स्टूडेंट के लिए या हर क्लास के लिए। आप अपने लेसन प्लान को, आप अपने जो मैनिफेस्टोज हैं उसको आप डिवाइड करेंगे और हर स्टूडेंट के मुताबिक या हर क्लास के मुताबिक आप उसको मोल्ड करेंगे। कहीं पर आप ज्यादा अटेंशन देंगे, कहीं पर आप लेस अटेंशन देंगे, कहीं पर आप ज्यादा एक्टिव होंगे, कहीं पर आप लेस एक्टिव होंगे। तो ये लर्निंग प्लान्स जो होते हैं वो पर्सनलाइज्ड होते हैं हर क्लास के लिए, हर स्टैंडर्ड के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। सेकेंडली, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। कि आपके पास जो कुछ स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स आपके पास इतने ज्यादा वो जो है ना वो नहीं होते। ठीक है। मतलब उनका लेवल इतना नहीं होता, उनका इंटेलेक्ट इस तरह नहीं होता। तो टीचर्स यूजुअली क्या करते हैं, टीचर यूजुअली एक बार लेसन प्लान डिजाइन करते हैं और उसको फिर सब पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस में इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया जाता है। यहाँ पर आपने हर क्लास के लिए उनकी नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक, उनके उनके फोकस के मुताबिक, उनके इंटेलेक्ट के मुताबिक आपने अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करना होता है, टेक्निक्स को, टूल्स को चेंज करना होता है। ठीक है। और फिर स्टूडेंट चॉइस इन लर्निंग टास्क। अक्सर स्टूडेंट्स, याद रखें कि स्टूडेंट्स आर द डिराइविंग फोर्स नाउअडेज। कि आपके स्टूडेंट जिस चीज को पसंद करते हैं, जिस चीज को अडॉप्ट करते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना, उन डिजाइन को, उन स्ट्रेटजीज को इनकॉर्पोरेट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को आप उनकी चॉइस दें। अगर आप उनको चॉइस नहीं देते, आप उन पर चीजों को फॉर एग्जांपल आप उन पर बाय फोर्स इंप्लीमेंट कर देते, तो ऐसी सूरत में आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको खातिर खा आउटकम नहीं देंगे और आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसका शुमार नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू मॉनिटर प्रोग्रेस। मतलब टाइम एंड अगेन उनकी असेसमेंट की जाती है, मतलब इस टीचिंग प्रोसेस में कि आप उनका टेस्ट लेते हो, आप उनसे क्विजेज लेते हो, आप उनसे असाइनमेंट्स लेते हो, आप उनसे प्रेजेंटेशंस लेते हो। आप मुख्तलिफ तरीकों से उनकी प्रोग्रेस को रेगुलेट करते हो, क्या उनके अंदर रेगुलेट रेगुलेट क्या उनके अंदर कोई डेवलपमेंट या प्रोग्रेस आई है या नहीं आई है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशनल सिस्टम है। ये इसकी अगर हम एग्जांपल दे दें तो फिनलैंड का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें जो मिनिमल स्टैंडर्ड टेस्टिंग है, मतलब वो इनिशियल ईयर्स में वो कोई स्टूडेंट से पेपर तक नहीं लेते। उनको टीचर्स को अपनी मर्जी दे देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं कि वो अपने कंटेंट को, जो कुछ उन्होंने पढ़ाना होता है, और अपनी रफ्तार को अपने स्टूडेंट्स के मुताबिक आगे पीछे कर सके, उसको स्लो भी कर सकते हैं, उसको तेज भी कर सकते हैं। तो लर्नर सेंटर्ड जो मॉडल है, जो प्रैक्टिस है, उसका सबसे जो आइडियल जो हमारे पास है, जो कंट्री है, वो फिनलैंड है। ठीक है। तो वो मतलब वहां पर कोई एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मतलब स्टूडेंट्स को रटिफिकेशन की तरफ नहीं लेकर जाते, उनको क्रेमिंग की तरफ नहीं लेकर जाते, बल्कि उनकी पर्सनलाइज्ड ग्रूमिंग करते हैं ताकि वो हर स्टूडेंट अपने नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक इंप्रूवमेंट ला सके। देन वी हैव गॉट सेकंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। देखिए, हर जगह पर दुनिया में, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने टीचिंग स्टाइल्स में। तो ये एक बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस रही है। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी जिंदगियों में, अपने एजुकेशन में, तो इससे क्या होता है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम होता है ना, वो एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। वो बहुत ज्यादा आउटकम जो होता है उसकी मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि
बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी के जो यूजेजेस या इन्वेंशन या डिस्कवरीज हमारे पास देखने को मिलती है। तो इससे हमारा जो क्लास होता है वो क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, हमारे स्टूडेंट्स हमारे हमें बहुत अच्छा आउटकम देते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज अ की इनेबलर of modern education. Globally, best practices involve the use of digital tools, platforms, and resources to enhance both teaching and learning. देखिए, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है उसमें टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज ई सिस्टम पे शिफ्ट हो चुकी है। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, हम एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, हम कई 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन हम इस क्लास में एक साथ हैं। तो इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है। इन टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन से क्या होता है कि एक लोगों को एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सीखने का, एक स्पेसिफिक टूल मिल जाता है सीखने का, और इससे हमारी जो ज्योग्राफी होती है वो बहुत ज्यादा श्रंक हो जाती है। तो जब श्रिंक हो जाती है ज्योग्राफी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से हम एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं, हम नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। तो एट द एंड हमारी जो बोथ जो टीचिंग जो मेथडोलॉजीज है और लर्निंग मेथडोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर हमारे सामने आ जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ मेथड्स जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये तमाम चीजें, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑनलाइन सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑफलाइन सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल बीकन हाउस में, लाहौर ग्रामर में, इस तरह के सिस्टम में क्या किया जाता है कि वो आपको गूगल क्लासरूम में भी आपको वर्कआउट करवा रहे होते हैं, वर्कशॉप्स करवा रहे होते हैं, और आपकी क्लास में भी आपकी तमाम चीजें चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि आप उनको ब्लेंडेड लर्निंग में क्या करते हो, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो दोनों क्लासेस होती हैं, दोनों जो मेथडोलॉजीज होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाती है। फ्लिप्ड क्लासरूम है, स्टूडेंट्स स्टडी थ्योरी एट होम एंड एंगेज इन एक्टिविटीज इन क्लास। मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप एक तो ये कि स्टूडेंट्स को आप एक्टिविटीज दे देते हैं, स्टूडेंट्स को आप कोई टास्क दे देते हैं जिससे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है, जो जिनसे उनकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। तो वो अक्सर कुछ काम आप उनको स्कूल पे करवाते हैं और कुछ काम उनको घर के लिए दे देते हैं। तो जब वो घर पे आते हैं तो आपने क्या किया, आपने उन्हीं क्लासरूम को आपने फ्लिप कर दिया, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इसी तरह आप टीचिंग क्लासेस को जो है ना एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलती है। और फिर हमारे पास वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गूगल क्लासरूम है, मूडल है, जिस तरह हम जूम का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनके जरिए से भी हम अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एस्टोनिया एक नॉर्थ यूरोप का जो है ना एक इलाका है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिजिटाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। वहां पर एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डिजिटाइज्ड है, इंटीग्रेट्स डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, किताबें उनकी डिजिटल हो चुकी हैं, ठीक है। नेशनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं उनके, वो अपना कंटेंट उसी पे डिलीवर करते हैं, अपनी असेसमेंट उसी पे करवाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को देखिए, इनके कुछ हर चीज के कुछ फायदों के साथ कुछ नुकसान भी मौजूद होते हैं। जैसे हम आजकल हम देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एक टैबलेट अपने साथ पिक करके अपने स्कूल जाते हैं, तो उस एक टैबलेट के अंदर वो हजारों किताबें अपने पास रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे वही स्टूडेंट्स वो अपने कंधों पर हैवी बैग्स जो है ना वो लोड करके जाते हैं, जब वो वियर करके उसको जाते हैं तो उनके हेल्थ पे बड़ा असर पड़ता है। वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनके हेल्थ पर बड़े असर पड़ते हैं, उनकी जो ड्रॉप आउट है उस पर बड़ा असर पड़ता है। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को एक दफा, फॉर एग्जांपल अगर आप ई लर्निंग की तरफ आते हो, तो आप उनको अगर एक टैबलेट लेकर दे देते हैं, एक क्रोम बुक उसको लेकर दे देते हैं, तो वो पूरी जिंदगी जो है ना उसको अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी in teaching is very significant and very important need of the time. So I hope you all got it. Further, the third that is inquiry based and problem solving learning. मतलब आपने जो भी लर्निंग करनी है वो लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, यानी तमाम चीजें जो है वो मतलब ऐसे नहीं हो कि बस आपके करिकुलम में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और आप अ, उसको मतलब पढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप करना चाहते हैं, जो इंक्वायरी बेस्ड है,
इस अप्रोच में क्या करते हो, आप स्टूडेंट्स को रिसर्चेस सिखाते हो, आप उनको रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करना सिखाते हो, उनके उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट करते हो। जैसे हमारे पास एमफिल और पीएचडी में मुख्तलिफ इलाकों में क्या किया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, रीडिंग मटेरियल दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, उनसे उनमें एक नो हाउ डेवलप होती है कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो दिस अप्रोच इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू इंगेज इन इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग। इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग से मुराद क्या है कि उसको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल दिया जाता है, और उसको कहा जाता है यू जस्ट गो टू योर होम एंड डू रिसर्च ऑन दिस, ठीक है। तो फिर इस तरह वो क्या करते हैं, वेयर दे जब वो आप उसको इन्वेस्टिगेटिव टीचिंग में या इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग में लेकर आते हैं, तो उनके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो क्वालिटी डेवलप होती है, दैट इज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब उनके अंदर क्वेश्चन करने का जब उनमें एक स्किल डेवलप हो जाता है, तो बहुत ज्यादा उनकी जो लर्निंग होती है वो रैपिड हो जाती है। तो दे आस्क द क्वेश्चंस, दे डू रिसर्चेज एंड दे डेवलप सॉल्यूशंस। मतलब अगर आप देखें, हम एमफिल और पीएचडी के रिसर्च करते हैं, तो हम वहां पर रिसर्च क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं और फिर उन्हीं रिसर्च को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जिस तरह अपने क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं, हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो इस दौरान हम क्या करते हैं, हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स को देख रहे होते हैं, रियल लाइफ के नीड्स को देख रहे होते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और इस तरह हमारी बहुत ज्यादा ग्रूमिंग होती है, ठीक है। एक एमफिल स्कॉलर को स्कॉलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक स्किल डेवलप हुई। एक पीएचडी को डॉक्टर इसलिए किया जाता है, कहा जाता है कि वो जब इतनी ज्यादा रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेटिव बेस्ड लर्निंग जब करता है, तो वो फिर हर चीज को क्वेश्चन कर सकता है, हर चीज को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, क्रिटिकल एनालिसिस के साथ उस पर क्रिटिसिज्म कर सकता है। तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा रिगार्ड किया जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, ये क्यूरियोसिटी को भी डेवलप करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता है इंसान में, स्टूडेंट्स में रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करवाता है, और कोलेब्रेशन और कम्युनिकेशन को डेवलप करता है। इसमें रीडिंग इंसान की बहुत ज्यादा वाइडन हो जाती है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस में वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है अपने टीचर्स के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ। तो एज अ रिजल्ट उनका जो है ना, वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो सिंगापुर की हम मिसाल लेते हैं। सिंगापुर यूजेस इंक्वायरी बेस्ड साइंस लर्निंग, encouraging students to form hypotheses, test them and draw conclusions through experimentation। कि सिंगापुर में क्या है कि इंक्वायरी बेस्ड साइंस लर्निंग होती है, ठीक है। आप उसको अगर आप देख ले तो आपके पास, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, आई हैड एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम डीसी चमन, सो इसलिए उसको अटेंड करना पड़ा। मैंने उसे कॉल की थी तो उसने भी कॉल बैक की थी, देयरफॉर एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फॉर इट। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो सिंगापुर में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो याद रखे कि जो भी न्यू इन्वेंशन या डिस्कवरीज आती हैं, वो इन्वेंशन और डिस्कवरीज तमाम हमारे पास किसकी तरफ से आती है, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग की तरफ से आती है। जब रिसर्चेज वगैरह करते हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बहुत सारा जो है ना डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज भी हम अगर अपने सोसाइटी में देखें, जब भी हमारे पास, तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास साइंटिस्ट क्यों प्रोड्यूस नहीं होते, हमारे पास क्वालिटी एजुकेशनिस्ट क्यों प्रोड्यूस नहीं होते, हमारे पास क्वालिटी मटेरियल क्यों इम्प्रूव नहीं होता, तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो इंक्वायरी बेस्ड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, ये हमारी खत्म हो चुकी है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, हमारे पास क्यूरियोसिटी नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना वो क्वेश्चन करने का तरीका नहीं जानते हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस नहीं जाते। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो हमारे पास कोई खातिर खा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है? ये क्या है कि हर माशरे में क्या किया जाता है कि लोगों को स्किलफुल बनाया जाता है, लोगों को इतनी पोटेंशियल डेवलप करवाई जाती है कि वो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में वो अपने स्किल्स की बदौलत अपने लिए मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस हासिल कर सकते हैं, वो अपना एक मकाम हासिल कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है, यहाँ पर स्टूडेंट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन देयर मास्टरी और स्पेसिफिक स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज रादर देन टाइम स्पेंट इन क्लास। यहाँ पर ये देखे ना, हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में क्या होता है कि आप एक साल एक क्लास में गुजारते हो, फिर दूसरे साल आपको सेकंड क्लास में बिठाया जाता है, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, इस तरह आप 16 साल गुजारते हो, फिर आपको जो है एक मास्टर्स की डिग्री अलॉट की जाती है। यहाँ पर इस तरह नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि अगर एक इंसान, मिसाल के तौर पर आपको एक सिलेबस दिया गया है, आपको एक कोर्स दिया गया है, अगर वो कोर्स आप विद इन फॉर एग्जाम्पल स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको सीख लेते हैं, आप अगर एक फास्ट लर्नर है, आप उसको रैपिडली सीख लेते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाता है, आपको अगली क्लास में आपको प्रमोशन दे दी जाती है, और इवन विद इन 1 ईयर आप 2-3 क्लासेस को जो है ना आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटेंट इनफ होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि भाई आपने पूरी जिंदगी जो है ना, आपने या पूरा साल एक क्लास में गुजारना है जिसमें स्लो पेस्ड लर्नर भी है और फास्ट पेस्ड लर्नर भी है। तो फास्ट पेस्ड लर्नर ने एक बार सीख लिया तो वो फिर जो है ना वो अपने टाइम को वहां पर वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती है, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को वो कर लेते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को इस तरह की फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को डेवलप करते हैं, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना डेवलप करवाते हैं और पर्सनलाइजेशन करवाते हैं कि इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो, हर स्टूडेंट अपने पेस के मुताबिक, हर स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक अपने क्लासेस को प्रमोट हो सकते हैं। और इसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि क्लियर लर्निंग आउटकम्स होते हैं, स्टूडेंट्स के जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि टेक्नोलॉजी को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होता है कि आप उसको अपनी रफ्तार के मुताबिक आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है और कंटिन्यूअस असेसमेंट होती है, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से आपकी कंटिन्यूस एवेल्युएशन की जाती है। अगर आप कॉम्पिटेंट इनफ होते हैं तो आपको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन दे दी जाती है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो करिकुलम है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और उसमें डिजाइंड अराउंड कॉम्पिटेंसीज रादर देन रिजिड कंटेंट स्ट्रक्चर। मतलब वहां पर बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जिसको मजीद डिस्कवर किया जा सकता है, जिस पर मजीद वर्कआउट किया जा सकता है। तो न्यूजीलैंड का जो करिकुलम है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वहां पर हर शख्स अपनी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक उसको अपने लिए पढ़ सकता है, अपने लिए उसको मॉडिफाई करवा सकता है, ठीक है। और उसमें कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं आपने जो चीजें किताब में लिखी है उसी चीजों पर आपने स्टिक करना है। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग, इसकी स्टूडेंट्स में जो है क्यूरियोसिटी वो मजीद ज्यादा इम्प्रोवाइज हो जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा देखने को मिलता है ओवरऑल लर्निंग मैकेनिज्म को भी। एंड देन वी हैव गॉट होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस। होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस क्या है?
कि इंसान ये याद रखे कि एजुकेशन लिमिटेड नहीं है हमारे कोर्सेज तक, हमारे एकेडेमिया तक, हमारे स्कूल्स तक, हमारे क्लासेस तक ये लिमिटेड नहीं होता। जबकि ये जो है ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ये एजुकेशनल सिस्टम जो होता है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट करता है, उसकी सोशल डेवलपमेंट करता है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट करता है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट करता है, मतलब ओवरऑल तमाम डेवलपमेंट उसके पास हो रही होती है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या करता है, इट इज अ लीडिंग सिस्टम and it does not focus only on academics but also prioritize emotional, social, moral and physical development। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एजुकेशन में जो होनी चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ किताब वो हमारे एक दोस्त है वो कहते हैं ये रट्टू तोते बन चुके हैं, ये सिर्फ किताबी चीजें जानते हैं, ये सोशल लाइफ नहीं जानते, ये अपनी ईगो को पर कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते, ये लोगों के लिए टेक केयर नहीं जानते, ये अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंसान को फिर हर्ट करती है। तो इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट का जो एक सिस्टम है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। ये सोशल इमोशनल लर्निंग करते हैं, मतलब आप अपने अपने वालिद के भी इमोशंस को सीख सकते हैं, अपने वालदा के इमोशंस को सीख सकते हैं, अपने अपने घर वालों के इमोशंस को सीख सकते हैं, अपने दोस्तों के इमोशंस को सीख सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट आपके पास बहुत ज्यादा जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, माइंडफुलनेस एंड मेंटल हेल्थ प्रोग्रेस हो सकती है। जब आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखते हैं तो आप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलती है। तो आप सिर्फ एजुकेशन नहीं सीख रहे होते बल्कि उसके साथ पूरी की पूरी जिंदगी गुजारने के तरीके सीख रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंसान को फायदा पहुंचाते हैं। और लाइफ स्किल एजुकेशन है, मतलब जिंदगी में कामयाब होने का जो तरीका है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट सिखाता है। मतलब ये जिंदगी ये नहीं है कि सिर्फ आपको किताबी चीजें आती, अगर आपको किताबी चीजें आती हो लेकिन आपको जिंदगी गुजारने के तरीके नहीं आते हो, आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना नहीं आता हो, एक दूसरे के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना नहीं आता हो, एक दूसरे का ख्याल रखना नहीं आता हो, तो वो एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। वो नहीं कहते कि एजुकेशन इज सीन इन द लाइफ एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो अक्सर ये होता है कि अगर एजुकेशन इज ओनली सीन इन द बुक्स एंड द नोटबुक्स, ठीक है, तो फिर वो एजुकेशन एजुकेशन नहीं कहलाती, वो एजुकेशन काफी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जापान की आप मिसाल ले लेते हैं कि जापान इंक्लूड्स डेली टाइम फॉर मॉरल एजुकेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कोलेबरेटिव क्लीनिंग एक्टिविटीज टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। तो ये देखिए ना जापान में क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स की मॉरल डेवलपमेंट करते हैं, उनको अपना अपनी लाइफ के बारे में उनको सिखाते हैं, कोलेबरेटिव क्लीनिंग एक्टिविटीज सिखाते हैं। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट्स आए क्लास में, उसने क्लास ली और क्लास लेकर चले गए, उसने कोई मॉरलिटी नहीं सीखी, उसने कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हासिल की, उसने अपने आप को एक बायोलॉजिकल बीइंग से एक सोशल बीइंग में नहीं वो किया, सोसाइटी में उसके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा बुक ड्रिवन होता है, ठीक है, सिर्फ नॉलेज उसके पास होती है लेकिन उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर टुडे आई थिंक दीज 5 थिंग्स आर इनफ, ठीक है।